यूरोप में राष्ट्रवाद, पता चैप्टर का पूरा नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ऐसे है। हम लोग इसको यूरोप में राष्ट्रवाद भी बोलते हैं, बट हम लोग सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पनपा था? सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पनपा था? फ्रांस में। कब? 1789। उस समय का राजा कौन था? लुसलवा को किस पे मारा गया था? गिलोटिन पर। गिलोटिन पे लटका कर सुता कर, ऐसे नहीं बोलना है, बस गिलोटिन पे मारा गया था। और साथ में उसके पत्नी को भी उस समय मार दिया गया। रीजन क्या था? रीजन क्या था? तो बहुत ही मतलब खराब, क्या बोल सकते राजा था, भ्रष्टाचारी। कल क्वेश्चन हम दिए थे, पैर पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा नीचे चल जाना, हल्का सा पैर आगे करो तो इसमें मैच नहीं होगा। कल क्वेश्चन हम दिए थे कि बता 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? कोई आंसर बना के लाया इसको? बना के लाया है? कौन लाया बनाकर? क्वेश्चन कल था, पहला क्वेश्चन कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? कोई नहीं बनाता क्वेश्चन, बंद करवाइए ना, ज्यादा मतलब कि कल क्वेश्चन किसी ने नहीं बना के लाया। चलो मतलब बनाई हो तुम? आंसर बोलो, अगर बनाए हो, जो भी क्वेश्चन बनाए हो उसको आंसर बोलो, या और भी जो बनाया होगा प्लीज गिव मी आंसर। खराब हो गया। कोई बात नहीं, चलो हम आंसर बता रहे हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना, लिखवाएंगे नहीं, पता है क्यों? कि सारा क्वेश्चन आंसर का असाइनमेंट मिलेगा, सारा क्वेश्चन आंसर का असाइनमेंट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। हाँ दोनों मिलेगा। हालांकि इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि 1700, इसका आंसर मतलब कैसे होगा कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण जो बोला जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और क्या रीजन हो सकता है? कि लुसलवा बहुत ही निरंकुशवादी राजा था, वो लोगों पे क्या करता था? उसका कहना था कि जनता मतलब कि राज करो लेकिन जनता का भलाई मत करो, और जहाँ पे भी ऐसा मतलब भ्रष्टाचारी होगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। और आंदोलन करने वाला या करवाने वाला मेन आदमी कौन था? नेपोलियन था। हालांकि वो भी एक प्रकार का क्या था? सेनापति था, लेकिन छोटा मोटा सेनापति नहीं था, दिमाग वाला था, पढ़ा लिखा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मजबूत इंसान था। एक उसने, नेपोलियन ने क्या किया? लोगों को भड़काना शुरू किया, किसके खिलाफ? लुसलवा के खिलाफ। अब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में हालांकि जनता का विजय होता है, लास्ट में लुसलवा को फिर गिलोटिन के माध्यम से क्या होता है? उसको काट दिया जाता है। कल एक और क्वेश्चन था कि राष्ट्रवाद क्या है? समझना है, क्वेश्चन लिखना नहीं। राष्ट्रवाद क्या है? कौन बता सकता है राष्ट्रवाद? अब बताओ, खड़ा होकर बताओ, ट्राई करो, तो जैसा भी याद बताओ उनको, जैसा भी बताओ।
क्या बोल सकते हैं? अपने देश के प्रति अच्छी सोच रखना, या फिर अपने देश को विकास करना, या फिर अपने समाज को विकास करना, राष्ट्रवादी कहलाता है या राष्ट्रवाद कहलाता है। जो व्यक्ति जिसके अंदर ऐसा होगा वो व्यक्ति राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाएगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, या अपने मतलब कि सोच अच्छा लगता है विकास के लिए, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रवादी बोलेंगे ना, राष्ट्रवादी बोलेंगे। कल क्वेश्चन जो हुआ था कहाँ तक हुआ था? कल एक और क्वेश्चन हम बताए थे कि लुई सेल्होमा को मरने के बाद में क्या क्या बदलाव हुआ। इसको कौन बना के लाया है? हाँ, क्वेश्चन था कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद, यानी क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या था? मतलब कि लुई सेल्होमा के मरने के बाद कौन कौन सा काम हुआ? अब लुई सेल्होमा तो कानून नहीं रहा होगा। लुई सेल्होमा जो अपना नियम बना के रखा था, उसको मरने के बाद उसका नियम का पालन कौन करेगा? ऐसे समझो हमारे यहाँ का भी सरकार कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को मरने के बाद नियम कानून में अदलाव बदलाव होगा ना। अगर राहुल गांधी सरकार बनता है, यानी कि कांग्रेस का जब सरकार आता है, तो क्या राहुल गांधी मोदी का नियम पे चलेगा? नहीं ना, अपना नियम कानून अलग बनाएगा। हो सकता है 1000 का नोट बंद है तो 1000 का नोट आ जाए। राहुल गांधी क्या कहते हैं? मेरे सरकार में 1000 का नोट चलेगा, 2000 का नोट चलेगा ना, कि बंद हुआ सही है। बंद हुआ तो न जाने इसमें कितने लोगों का नुकसान भी हुआ, और खासकर नोटबंदी में सबसे ज्यादा किसका नुकसान हुआ था? ब्लैक मनी वाला को, जो पैसा छिपा कर रखा था पूरा। पॉलिटिशियन, नेता लोग तो भैया पता है ना, पैसा के पलक में सोता है क्या। तो मुख्य बदलाव देखो क्या कहता है। पहला था कि नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया था। मतलब कि कुछ भी डिसीजन लेने के लिए एक संस्था होता होगा ना, जैसे मीटिंग कहाँ होता है? हमें नहीं बोल रहे, हम लोग अपने गांव से जोड़ो और हाई लेवल तक सोचो। हम लोग अपने गांव में मीटिंग कहाँ करते हैं? एक जो मेन जगह होता है, या मंदिर में, या फिर किसी का ढाबा होता है, किसी का घर होता है जो अच्छा होता है, वहाँ पे मीटिंग करते हैं ना। तो अब इसको अगर उच्च लेवल पे सोचो तो ये मीटिंग असेंबली में होता है। एक बड़ा सा मतलब घर के जैसा होता है, महल होता है, जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ पे मीटिंग करते हैं। तो लुई सेल्होमा को मरने के बाद पहला क्या हुआ कि नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया। दूसरा कि नया संविधान लागू किया गया। अब देखो किसने किया, अब ये नहीं समझ रहे हम लोग ये समझ रहे कि लुई सेल्होमा को मरने के बाद हुआ क्या। नया कानून बना। तीसरा, सभी को समान अधिकार मिला। लुई सेल्होमा के समय क्या था? क्या सभी को समान अधिकार था? नहीं, अमीर लोग को अलग नजर से देखा जाता था और गरीब लोग को अलग नजर से। लेकिन जैसे लुई सेल्होमा मरा, ससुरा ये बहुत खतरनाक इंसान था। हालांकि लुई सेल्होमा जैसे ये मरा, नियम सारा का सारा क्या हुआ? फ्रांस में चेंज हो गया। 1789 ईस्वी की बात हो रहा है। और कौन सा शताब्दी की बात कर रहे हैं? 14वीं शताब्दी। पूर्ण जागरण काल किसे कहते हैं हम लोग? 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण जागरण काल कहते हैं ना। तो सभी को समान अधिकार मिला। अगला, इस सामंती यानी कि लुई सेल्होमा के समय कौन सी व्यवस्था था? याद आ रहा है? सामंती व्यवस्था। कुछ याद आ रहा है? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या था कि मान लो तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, अगर उस पर तुम अनाज उगाते हो, तो आया लुई सेल्होमा का अपना खास आदमी आया, तुम्हारा सारा अनाज लेके चला गया। उसको मन होगा तो जितना तुमको उसको मन होगा थोड़ा सा दे देगा। ये गलत था। तो ये सामंती व्यवस्था को भी खत्म किया गया। और क्या बदलाव हुआ? जैसे कि आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया गया।
लूस लामा के समय क्या था कि लोग ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकते। आयात निर्यात का मतलब क्या होता है, शायद तुम लोग को पता भी होगा। आयात और निर्यात का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? आयात और निर्यात का मतलब होता है, देखो आयात का मतलब होता है आना और निर्यात का मतलब होता है अगर हमारे पास किसी प्रकार से कहीं दूसरे कंट्री से या दूसरे स्टेट से कुछ आता है हमारे पास, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आयात बोलेंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ से अगर कुछ कहीं जाता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये जो सिस्टम था लूसनामा के समय ये नहीं था। बोलता था कि जैसे कि अगर मान लो हम पे अत्याचार कोई कर रहा है, ठीक है, मेरे राज्य में, और मेरे राज्य में कहीं आने जाने का व्यवस्था चालू है, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, हम दूसरा जगह जाके लूसनामा का बुराई करेंगे ना, हो सकता है वहां की जनता भड़केगा और आएगा लूसनामा पे अटैक करेगा। इसलिए लूसनामा सूरा बड़ी चालाक था, आयात निर्यात भी बंद करके रखा था और खासकर व्यापार के लिए भी। तो इसको भी क्या किया गया, पता है पेट्रोल कहाँ से आता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं निकलता, हम लोग दूसरे कंट्री से मंगाते हैं तेल। आई मीन सरकार, मोदी सरकार। अभी पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है, 106 रुपए कुछ पैसा है ना, 8 पैसा या समथिंग ऐसे कुछ रुपए लीटर, यानी कि बोल सकते हैं PL प्रति लीटर, 106 रुपए प्रति लीटर, मतलब कि 1 लीटर का दाम कितना है, 106 रुपया। अगर हमारे यहाँ 106 रुपया की मिल रहा है तो बताओ हमारा जो गवर्नमेंट सरकार है, हमारा जो गवर्नमेंट सरकार है, क्या अगर इंपोर्ट कर रहा होगा, इंपोर्ट मतलब कि आयात अगर हो रहा है हमारे यहाँ पेट्रोल, तो क्या 106 रुपये ही हो रहा होगा, नहीं हो सकता है जहां से आ रहा होगा वहां से हो सकता है 40 रुपये लीटर आ रहा होगा PL प्रति लीटर, या हो सकता है 70 रुपये आ रहा होगा PL, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसे आ रहा होगा ना। आते 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 तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि आयात निर्यात का मतलब होता है, मतलब कि पेट्रोल हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। हमारे भारत से पता सबसे ज्यादा क्या निर्यात होता है, एक्सपोर्ट पता क्या होता है, नहीं, चावल, गेहूं। कोई बोलेगा भैया हमारे यहाँ तो गरीबी है, खुद नहीं खाने के लिए मिलता है, तो भैया ये एक्सपोर्ट कैसे होता है इतना। भाई भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा जो किसान है ना भारत में ही है, मतलब कि हमारे यहाँ कम से कम भैया 70% से अधिक, यानी 70% नहीं तो मतलब लगभग तो ले ही सकते हैं, लगभग 70% लोग हमारे यहाँ क्या है, किसान है, लगभग 70%। अब किसान हमेशा एक ही काम करता है, खेती बाड़ी। तो हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में बहुत आगे हैं, तभी तो भैया इंडिया हमारा एक्सपोर्ट करता है चावल, दूसरे देश को चावल भेजता है, तो जिसका मतलब कि ज्यादा हो रहा है तभी ना। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी गाना बजा के नाचना टेक्नोलॉजिया आया भी है, आइसो टेक्नोलॉजिया ऐसे है ना। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ा रहा है भैया चाइना, चाइना टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है। हम लोग से बोल सकते हो कम से कम 20 साल 25 साल आगे हो, हम लोग 2025 में है ना, 2025 में जी रहे हैं, चाइना 2040 में अभी भी जी रहा है। जो हम लोग 2040 में करेंगे ना वो अभी करके बैठा हुआ है। सोच लो हमसे कितना आगे है चाइना, हमसे कितना आगे है। तो सोचो ना हम लोग का अभी जितने भी क्लास के रूम में है जो भी चीजें, क्या मेड इन इंडिया है? मेड इन इंडिया का मतलब होता है भारत का बनाया हुआ, हमको नहीं लग रहा कुछ भी है। हम लोग बस खुद मेड इन इंडिया है, मतलब कि हमारे माँ बाप देहाती, मतलब गांव के, भारत के, तो हम लोग भी पैदा हुए भारत के, यही सिर्फ मेड इन इंडिया है। बाकी हम लोग कुछ भी करने, कपड़ा भी पहने तो अब भले बन रहा होगा कलकत्ता बनारस भले कहीं बन रहा होगा, लेकिन ज्यादातर चीजें आया कहाँ से,
चाइना से। अब भारत सीखता भी कहाँ से है? चाइना से। लेकिन हमारे यहाँ भैया कम नहीं है, इंजीनियर लोग का कमी नहीं है, हमारे यहाँ का ही इंजीनियर जाकर अमेरिका में करता है, कबाड़ के रखा है। चाइना आगे इंडिया के लोग से ही है। तो फिर भैया जब इंडिया में हमारे यहाँ इतना जब टेक्नोलॉजी है, इतना लड़का लोग के पास दिमाग है, तो फिर भारत में काम क्यों नहीं करता? है ना समस्या? पैसा कम देता है यार, भारत पैसा कम देता है। तुम जाके यहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी करो तो किसी भी कंपनी में तुम कितना सैलरी मिलेगा? 14 से 15 हज़ार, 20 हज़ार। चलो हमें लेके चलते हैं एक्स्ट्रा 20 हज़ार रुपया। चाइना में जाके 12 घंटा करो भैया, वही तुमको देगा 50 हज़ार, 40 हज़ार देगा। कौन करेगा इंडिया में काम? ऐसा नहीं कि इंडिया के लोग भैया बहुत काबिल है, बहुत महान है, लेकिन पैसा की वजह से भाग जाता है, पूरे कंट्री भाग जाता है। तो यानी कि ये आंतरिक व्यवस्था भी क्या किया, उसके समय बंद था, जो कि इसको चालू किया गया लू शर्मा को मरने के बाद। और नाप तौल की पद्धति को मतलब समाप्त कर दिया गया। लू शर्मा के बाद क्या था, लू शर्मा के समय कि किसी को मिलेगा नाप तौल के, मतलब कि अगर तुम मान लो अनाज उगाते हो तो तुमको नाप के थोड़ा सा दिया जाएगा, बाकी सब लेके चला जाएगा। तो वो वाला व्यवस्था भी क्या हुआ, सारा का सारा खत्म हुआ। और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। जो फ्रांस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फ्रांस में कौन सा भाषा बोला जाता है? फ्रेंच बोला जाता है। ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि फ्रांस में कौन सा लैंग्वेज का यूज किया जाता है? फ्रेंच ही बोला जाता है, फ्रेंच। जैसे हम लोग भारत में ना, हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं ना। हम लोग का मातृभाषा कौन सा है? हिंदी है। उसी फ्रांस में फ्रेंच भाषा को लागू कर दिया गया। और क्या कि अपना एक राष्ट्रगान, यानी कि एक फ्रांस का एक अपना राष्ट्रगान बनाया गया। जैसे हमारा भी राष्ट्रगान है ना, कौन सा राष्ट्रगान? जन गण मन है। तो वैसे फ्रांस में भी अपना एक राष्ट्रगान बनाया गया। ये था लू शर्मा के मरने के बाद परिवर्तन। तो अब आते हैं हम लोग आगे कंटेंट पे कि भाई जब लू शर्मा मरा तो इसमें एंट्री होता है किसका? नेपोलियन। सबसे बड़ा हाथ किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट का। अब एक प्रकार का पता क्या था? एक प्रकार का सेनापति था, एक नॉर्मल सेनापति था यार, नॉर्मल सेनापति था, सेनापति। अब जैसे ही लू शर्मा मरा, अब एक ऐसा सेनापति था ना, मजबूत भी था, लोग इसको पसंद भी करता था। जब ये भाषण करने जाता था, कहीं पे भाषण देता था, तो लोग सुनने के लिए न जाने भीड़ लगा दिया करता था। इसका मतलब कि लोगों के लिए खास होगा, अच्छा होगा, लोगों की नजर में अच्छा होगा। तो अब जैसे ये लू शर्मा मरा, लोग इसको पसंद भी करता था, चाहता भी था। अब इसके मन में भैया एक चलने लगा प्लान कि क्यों ना अब सेनापति से भैया राजा बना जाए, कि अब तो कोई फ्रांस में राजा है नहीं। अब लू शर्मा तो मर गया, तो अब कोई तो है जो फ्रांस का राजा बनेगा। अब इसके पास बहुत ही अच्छा मौका था। साथ ऐसे ही बोल रहे थे, मौका का फायदा उठाना। पहले के लोग यही करता था, हम लोग को भी यही करना चाहिए। जैसा सिचुएशन है वैसा चलना चाहिए। उस समय सिचुएशन क्या था कि फ्रांस में कोई भी अब राजा नहीं था, क्योंकि लू शर्मा को तो मार दिया गया था। अब नेपोलियन बोनापार्ट के पास बहुत एक अच्छा मौका था राजा बनने के लिए। तो हालांकि राजा बनता भी है, लोग इसको पसंद भी करता है, लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम भी करता है। ऐसा नहीं कि राजा बन गया तो लू शर्मा के जैसा करना शुरू करे तो भैया राजा हो गया, पैसा है, ऐसा यस करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों के लिए काम भी बहुत अच्छा खासा किया था, बहुत अच्छा खासा काम किया था। तो पहले देख लेते और इसका थोड़ा सा कुंडली। तो नेपोलियन बोनापार्ट का थोड़ा सा जन्म जो हुआ था, जन्म देख लेते हैं। जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। याद रखना, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये। पता है, हाथ चलाते रहना, एकदम रोकेंगे नहीं, उतारने के लिए वीडियो को थोड़ी हम रोक के रखेंगे।
मतलब समझते चलो, अभी सिलेबस उतारो ना तो तुम पता भी ना चले, डिस्टर्ब भी तुम ना हो, और ये सारा का सारा उतर भी जाए। हालांकि ऊपर वाला तो नहीं, ये वाला थोड़ा सा लिखते चलो, ऊपर वाला नहीं है तो तुम्हारा लिखा हुआ है कल का ही, ये तो कल का तुम लोग को रिपीट करवा दिए। तो मेन जो पॉइंट आ रहा है, छोटा छोटा जो पॉइंट आ रहा है कीवर्ड, उसको नोट करते जाओ। अब तुमसे पूछ भी देगा ऑब्जेक्टिव बाय नेपोलियन लुईस रोमा के समय नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? तो एक सेनापति था, सेनापति था। तो इसका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। इसका बचपन का भी नाम था कुछ, बचपन का नाम, हाँ बचपन का नाम, बचपन का इसका नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट, दी बोनापार्ट। इसका बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। और एक चीज और कि इसने 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस के राजनीति में प्रवेश किया, प्रवेश किया। और एक अलग कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। ये चीज को याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? एक सेनापति था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। इसके बचपन का भी नाम था, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ भी दे कि नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था नेपोलियन डी बोनापार्ट। याद रखना, सिर्फ ज्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ डी का अंतर है। हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ रहे हैं और इसका बचपन का नाम था नेपोलियन डी बोनापार्ट, ठीक है। और इसने जैसे हम अभी क्या बताया कि जैसे लुईस रोमा मरा तो ये सोचा कि क्यों ना सेनापति को छोड़ के, सेनापति के पद को छोड़कर राजा बना जाए। तो अब किसका, कौन सा राज का, कौन सा देश का राजा? फ्रांस का। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। अगर पॉलिटिक्स में पहली बार एंट्री मारा कब? 1789 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ लुईस रोमा ने, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में राजनीति में कब प्रवेश किया? 1789 ईस्वी में। अब जैसे ये गया पॉलिटिक्स में गया, आई मीन ये राजा बना, तो इसने अपना एक कानून बनाया। तो हर जगह का नियम है, जो सरकार बनता है वो अपना नियम चलाता है, दूसरे के नियम पे क्यों चलेगा? ये इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना कि जैसे राजनीति में प्रवेश किया 1789 ईस्वी में, किसने एक अलग कानून बनाया, अपना कानून बनाया, और उस कानून को क्या नाम दिया? नेपोलियन संहिता। और उस मतलब कानून को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया, नेपोलियन संहिता के नाम से। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। या तो किसी को डाउट है? यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है,
कि सामंतवाद क्या है। सामंतवाद, सामंतवाद क्या है? या क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि सामंतवाद से क्या समझता है, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ठीक है, लिखवाएंगे नहीं, असाइनमेंट सारा का सारा मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना। हाँ, ये चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कल 3 क्वेश्चन बताए थे ना, और ये चौथा क्वेश्चन, ये सामंतवाद क्या है, इसको समझ लेते, कॉपी में इसको लिख लेना। एक क्वेश्चन है सामंतवाद क्या है, चार सामंतवाद क्या होता है। तो वैसे प्रणाली, ध्यान समझना इसका, वैसे प्रणाली जहां पे सामंतों और जमींदारों से ज्यादा, वैसे प्रणाली, वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को, यानी बोल रहा है कि वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों और किसानों, सॉरी जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है, उसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद कहते हैं मतलब कि वैसे प्रणाली जिसमें सामंतों और जमींदारों को, यानी कि जो राजा का जो लोग था, सामंत यानी और जमींदारों लोग, जो जिसका जमीन बहुत ही ज्यादा था, जमींदारों लोग, किसानों से उन लोग के पास ज्यादा अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है और एग्जाम में पूछा भी है, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्यम वर्ग से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ तो जो कल 2 को बताते वो भी था। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और हम सारा का सारा समझाते भी चलेंगे। जब तुम लोग को असाइनमेंट मिलेगा ना, उस समय देखना, याद करने में इतना आसान लगेगा तुम लोग को पहले ही समझ चुका हो। किताब में देखना 5 क्वेश्चन 6 दिया है, एनसीईआरटी किताब में देखना 5 से 6 क्वेश्चन दिया है और अभी तक अभी स्टार्टिंग किए हम, तुम लोग को लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए, क्या इतना ही नहीं, अभी न जाने तुम लोग को 10 क्वेश्चन बताएंगे। तो अब लगता है कि तुम लोग सिर्फ किताब वाला 5 क्वेश्चन से लेके चलेगा तो एग्जाम में तो फिर डंका बच जाएगा यार, सॉरी लंका लग जाएगा, नहीं बन पाएगा वो। एग्जाम में पागल थोड़ी है, किताब वाला क्वेश्चन नहीं देगा, किताब वाला क्वेश्चन तुमको एग्जाम में नहीं देगा, तुमको बीच में से देगा। तुमको जो क्वेश्चन हम बता रहे सारे के सारे बीच में से बता रहे हैं। किताब वाला तो है ही इसमें, किताब वाला से भी आउटसाइड में है, पूछे कहाँ से एग्जाम में पूछता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मध्यम वर्ग से क्वेश्चन ये है कि मध्यम वर्ग से क्या समझते हैं, उसको समझाते हैं, लिखते नहीं। जैसे जब लुईस सोलामा जब शासन कर रहा था, हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा था, किसान लोग तो डरा हुआ था, गरीब लोग तो डरा हुआ था, भैया आवाज उठाएंगे लुईस सोलामा क्या करेगा, मार देगा, हरवा देगा। लेकिन पता है मध्यम वर्ग का मतलब होता है शिक्षित लोग, ना ज्यादा अमीर और ना ज्यादा गरीब, बीच बीच में, जिसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कौन होता है, पता कौन होते हैं? हम लोग हैं। जितने भी यहाँ पे बैठे हुए ना 20 तो सारे के सारे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग के पास ना ज्यादा अमीरी है और ना ज्यादा
गरीबी है, बीच बीच में फंसे हुए हैं। एजुकेशन भी हम लोग के पास में। तो मध्यम वर्ग के जितने भी लोग थे थोड़ा सा समझदार था, पढ़ा लिखा होता था, पढ़ा लिखा। और जो लू सुनावा के समय लू सुनावा के खिलाफ जो भड़काया भी था ना, वो मध्यम वर्ग के ही था, मध्यम वर्ग लोग ही था जो लू सुनावा के खिलाफ भड़काया था लोगों को। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? सिंपल, वैसे लोग, या समाज लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना है, आंसर नहीं लिखना। आंसर तो हम समझाएंगे, उतना फास्ट कैसे लिख सकते हैं, और हम बीच बीच में बोल बोल कैसे लिखवाएंगे नहीं, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो गया। तो मध्यम वर्ग से क्या समझते हैं, क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना है। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग, इसका सिंपल परिभाषा है, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो छोटे छोटे नौकरी करके, छोटे छोटे व्यापार करके अपना जीवन यापन क्या करते हैं, चलाते हैं। सेम हम लोग भी तो वैसे ही करते हैं ना, कोई लोग, हम लोग के पेरेंट्स कोई लोग छोटा मोटा काम करते हैं कंपनी में, या फिर अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, कुछ बेचते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली है। तो ये होता है। तो इसको एग्जाम में कैसे लिख के लाना है कि वैसे समाज में रहने वाले वैसे लोग जो छोटे छोटे काम करके या फिर छोटे मोटे व्यापार करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, मध्यम वर्ग का। समझ आ गया? यहीं से एक और क्वेश्चन निकलता है। अभी देखो लूसना, हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट से थोड़ा सा भटके हैं, नेपोलियन बोनापार्ट में फिर से आएंगे। अभी जो मेन में जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है ना, या जो इस चैप्टर से निकलता है या एग्जाम में पूछा है, हम लोग वहां आ गए हैं। अभी नेपोलियन से थोड़ा सा हट गए हैं, नेपोलियन के रास्ता से थोड़ा सा हट गए, आएंगे इस पे हम लोग। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? सर्वहारा, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? सर्वहारा, ये पता चल रहा होगा, जैसे ध्यान देना यहाँ पे सर्व, इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। सर्व, सर्व का मतलब होता है सभी जगह, और हारा का मतलब होता है हारना, हारना। वैसे लोग जो सभी जगह से हार जाते हैं, वैसे कौन लोग हारता है? जो गरीब लोग होता है, जिसके पास मतलब एक दिन इंसान कमाता तो एक दिन खाता है, वैसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वहारा कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। यानी कि सर्व का मतलब होता है सभी जगह से, और हारा का मतलब हारना। मतलब समाज के वैसे लोग होते हैं, ये समाज के वैसे लोग होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, बिल्कुल गरीब होते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि समाज में रहने वाले वैसे लोग, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वहारा वर्ग से क्या समझते हैं, पूछता नहीं है, पूछना है क्वेश्चन एग्जाम में, तो हम लोग को आंसर देना है कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें किसान, गरीब, मजदूर शामिल होते हैं। याद रखना, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, मजदूर और किसान शामिल होते हैं, किसान शामिल होते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, मजदूर और किसान शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। अब इन लोगों के पास ना पूंजी का अभाव होता है, बहुत ज्यादा, मतलब पूंजी का अभाव होता है, पूंजी, पूंजी का अभाव होता है। पूंजी का मतलब समझ आ रहा है ना, वो पैसा उसा का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अभाव होता है, मतलब कि नहीं होता है। अब हम लोग न जाने समाज में ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं, जैसे कि जो गरीब परिवार से है, जिसका बच्ची का अगर शादी होना है, उसकी बेटी का शादी होना है,
क्या हाल होता है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसा मांगते हैं, वहां से पैसा मांगते हैं, कुछ पैसा वहां से मांगते हैं। और आज के जमाना में ऐसा कोई आदमी नहीं जो किसी को मदद करे। ससुरा सब सूद पे पैसा देता है, सूद पे, वो भी 5 रुपए इंटरेस्ट। सोचो, जिस इंसान को अपने बेटी का शादी करने के लिए पैसा नहीं है, पूंजी का अभाव है, और लोग उसे सूद पे पैसा दे रहे हैं। आप बटोर के कहाँ जाओगे? आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में तुमसे निकल जाएगा पैसा। तुम्हारे पास पैसा है, अगर भगवान ने तुमको पैसा दिया है तो अच्छी बात है कि तुम खुश नसीब हो। भगवान ने तुमको अच्छे घर में भेजा, या मेहनत के बदौलत क्या किया, अपना साम्राज्य खड़ा किया। अब गरीब लोग तुम्हारे पास पैसा मांगने जाते हैं अपनी बेटी का शादी करने के लिए, तुम सूद पे पैसा देते हो, और नहीं तो 5 रुपए इंटरेस्ट पे। तो भैया इंसान तो कोई नहीं देख रहे इंसान, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में निकल जाएगा। भगवान तुमको दिए, अच्छी बात है, तुम किसी को मदद करो। तुम भी किसी सिचुएशन में जरूर पड़ोगे तो तुमको भी मदद करने को याद आएगा। और ना तुम भी किसी को सताओगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें भी किसी का मदद चाहिए होगा, मदद नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर तुम्हारे पास पूंजी है तो किसी को मदद करो। और न जाने हम लोग ऐसे समाज में न जाने कितने देखे हैं कि बहुत ज्यादा घर में दिक्कत है कोई इंसान, इसलिए पता है कि पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग इतना क्यों माना जाता है। माँ बाप न जाने बेटा बेटी के लिए क्या नहीं करते, सूद पे पैसा लाके शादी करते हैं, और वही बाप 5 साल तक 10 साल तक कर्जा भरते रहते हैं। सच बात है ना। न जाने कुछ उम्र निकल जाता है उस सूद का पैसा भरने में। तो यार इससे सीख मिलता है हम लोग को, पढ़ो, इतना पढ़ो, लड़की और लड़का इतना पढ़ो कि कम से कम नौकरी लो, घर का कंडीशन संभाल लो, ताकि तुम्हारे बाप को नतीजा ना देखना पड़े लास्ट में। नहीं, बहुत बुरा हाल होता है यार घर में। गरीबी से आता है ना तो मत पूछो। तो पढ़ो, लास्ट ऑप्शन है तुम लोग के पास में। मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही ऑप्शन होता है, बस इसका साथ। इसका साथ कभी मत छोड़ना। जब इसका साथ छोड़ा उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। तुम लोग के बाप के पास इतना पैसा नहीं कि तुम 10 लाख अकाउंट में रखा हुआ है, तुम बिजनेस कर लेगा। मात्र एक सहारा है ये, इसका साथ पकड़ के रखो लंबे समय तक। अब कम उम्र में कुछ अच्छा कर लो, घर का कंडीशन सुधार लो, बाप को 10 साल तक कर्जा ना भरना पड़े, और चीजें कर लो। समझ में आया? इसको थोड़ा ध्यान रखो। तो हमारे समाज में रहने वाले वैसे लोग जो गरीब मजदूर और जिसमें किसान शामिल होते हैं, उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और इनके पास पूंजी का बहुत अभाव होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है। नहीं मिला है ना, नहीं है ना, सामने ही है ना। समझ में आ गया? ये सर्वहारा समझ में आ गया? सर्वहारा किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट सर्वहारा? अगला क्वेश्चन इसी और निकल कर आता है, पता क्या? क्वेश्चन जो भी लिखते जा रहे क्वेश्चन कॉपी में नोट करते जाना। क्वेश्चन है साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, जब कोई बड़ा देश, इसका परिभाषा थोड़ा सा ध्यान देना। जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, जब कोई बड़ा देश एक छोटे से देश पे अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है शोषण करना।
शोषण करना, शोषण करना, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? शोषण करना। तो साम्राज्यवाद का डिफिनेशन ठीक से एक बार सुनो। जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पे अपना अधिकार जमा लेता है, अपना कब्जा कर लेता है या उसको शोषण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट नहीं है? यहां से किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट से थोड़ा सा भटक गए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट पे आएंगे फिर से हम लोग। ये भी अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा खासा लोगों के लिए सोचा था, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। शोषण का मतलब होता है किसी पर अत्याचार करना। जैसे अभी के टाइम में हम लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं, जिसके पास पैसा होता है गरीब लोग को नहीं समझता, इस प्रकार का शोषण है। मतलब अपना कानून दूसरा देश में चलाना, मान बोल सकते हैं, क्योंकि जब इसका डिफिनेशन ही बोल रहा है कि जब कोई बड़ा देश अपने छोटे देश पर अधिकार जमा लेता है, जाहिर सी बात है कोई बड़ा देश चाहेगा कि भाई उसने अपना अधिकार जमा, अपना कानून चलाए, अपना नियम से चलाए। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है शोषण करना, किसी को कष्ट देना, अत्याचार करना। अगला क्वेश्चन है कि उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। इसको समझा जाए कि उदारवादी राष्ट्रवाद सब क्या समझते हैं? समझाएं? अब ध्यान देना। देखो उदारवादी में क्या था ना, इसमें लोग जो शामिल थे, उदारवादी राष्ट्रवाद में जो लोग शामिल थे, इनका विचारधारा थोड़ा सा अलग था। मतलब इनको सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा अलग था। मतलब इसमें उदारवादी राष्ट्रवाद में ज्यादा ध्यान दिया गया था किसान को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना। कैसे किसान लोग आगे बढ़े, कैसे गरीब लोग आगे बढ़े, मतलब उन लोग को आगे की ओर बढ़ावा देना। मतलब अगर परिभाषा के रूप में बोला जाए तो उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग रहते थे, जिसमें बल ज्यादातर सामाजिक आर्थिक पे दिया जाता था। सामाजिक आर्थिक पर ज्यादा बल दिया जाता था। मतलब जो भी उदारवादी राष्ट्रवाद में लोग शामिल थे, उसमें सोचे समाज कैसे आगे बढ़े, गरीब लोग, कमजोर लोग, जो मजदूर लोग था, उन लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर ज्यादा फोकस रहता था। तो उदारवादी में एक अलग विचार वाले लोग थे। मतलब कि उदारवादी बोल सकते हैं कि उदारवादी
एक अलग विचारधारा के लोग रहते थे जिसमें सामाजिक आर्थिक पर बल देते थे। इसमें मुख्य काम था कि गरीब लोग, कमजोर लोग, किसान लोग को आगे की ओर बढ़ाना। यही है उदारवादी राष्ट्रवादी। समझ में आया? मतलब सिंपल समझ सकते हो कि इस उदारवादी राष्ट्रवादी में मेन मकसद क्या था? गरीब लोगों को आगे बढ़ाना, मजदूर लोगों को आगे बढ़ाना। सिंपल, अगर की पॉइंट में समझे इसको तो समझ में आया? अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अब आते हैं थोड़ा सा नेपोलियन पे। नेपोलियन पे भटक गए थे, अब आते हैं हम लोग नेपोलियन पे। थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में आप जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ना, नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन यूरोप का रहने वाला था। क्या नेपोलियन कहाँ के रहने वाला था? वो वहीं के था, फ्रांस की था। हाँ तेरे नाम है वो, हाँ एक राज्य का या देश का नाम है फ्रांस। नहीं, नेपोलियन ये आदमी का नाम है। ये कौन सा नाम होता है? कौन सा नाम है? आइन कहीं कोई चाइना का नाम होता है ना, कौन सा नाम है? नाम है। अब हम लोग, उन लोग का नाम अलग होता है। हम लोग के नाम नहीं, हम लोग के नाम जैसा नहीं कि लीलावती, तो हम लोग का भारत का नाम अलग ही होता है, पैसनाज आता है। ये लड़का का कि लड़की का नाम? ये लड़का का नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट पे। तो हालांकि लुई सलामा को मरने के बाद राजा बना, कहाँ का बना भैया? फ्रांस का राजा बना। लेकिन पता है इसको क्या लगने लगा? ये राजा कहाँ का बना? फ्रांस का राजा बना भैया, फ्रांस का। इसके बाद ऑब्जेक्टिव यहाँ से कैसे तैयार हो रहा पता है? लुई सलामा के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? बन गया ऑब्जेक्टिव। किसी भी तरीके से बन सकता है, दिमाग दौड़ाना तुमको है। तो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, और ये लोगों के बारे में सोचता भी था बहुत अच्छा खासा। तो पहले देखते हैं कि इसने राजा बना तो किया क्या? अपना नियम कानून किया होगा ना, तो क्या किया? देखिए पहला पॉइंट, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार क्या होता है कि हम लोग अपने समाज में क्या करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग कुछ शादी वादी होता है तो भैया बड़े लोग आए हैं पहले इनको खिलाओ, ऐसा होता है ना? होता है नहीं होता है? विशेष अधिकार होता है, भैया कहीं बैठे हो तो भैया इनको चेयर दो, अलग से दो। कभी मत करना ऐसा, खुद पैसा बनाओ, किसी के तले में मत चाटना, और ना किसी के नीचे रहना, किसी के पैर के नीचे रहना। भैया अमीरी तुम्हारे पास, अपना घरे रहो। गरीब को जिस चेयर पे बैठा के खिला रहे तुमको उसी चेयर पे बैठा के खिला के, तुम्हारा पैसा तो क्या हो, तुम हमको दे रहे हो क्या? बोलना समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्या वो तुमको खर्ची चला रहा है अमीर लोग? नहीं। तो क्यों हम वीआईपी सीट देंगे उन लोगों को? क्यों देंगे? क्यों स्पेशल गेस्ट रूप में बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? क्योंकि उन लोग इंसल्ट जिस चेयर पे बैठ के गरीब लोग खाएगा उसी चेयर पे उसको बैठा के खिलाएंगे। ये देखो, किसी का तलवा नहीं चाटना है। अमीर बनने की कोशिश करो, पैसा बनाओ। अच्छी बात है, पैसा वाला वो इंसान मेहनत किया होगा। पैसा वाला ऐसे थोड़ी बनेगा, मेहनत किया होगा, कष्ट किया होगा, पैसा कमाया जिंदगी में। अब तुम्हारा बारी है, लेकिन किसी के नीचे नहीं रहना। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छा काम किया लोगों के लिए, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे कि जो अमीर लोग था ना, उन लोगों को जो विशेष अधिकार दिया गया था उसको क्या किया? समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट,
यातायात के साधन को सुगम बना दिया, मतलब आसान बना दिया। लूई सलोमा के समय पहली बात की यातायात ज्यादा किया नहीं जाता था, इधर उधर ज्यादा जाना नहीं है भैया, क्योंकि लूई सलोमा को लोग शिकायत करता है एक देश से जाकर दूसरे देश में।